कोल्ड इंटॉलरेंस यानी कि ठंड को बर्दाश्त करने की इंतहा होती है। चूंकि कश्मीर में एक्सट्रीम डिग्री की ठंड भी पड़ जाती है, कभी गर्मियां भी होती हैं, तो हीट इंटॉलरेंस भी हो सकती है। इस तरीके से कोल्ड इंटॉलरेंस भी हो सकती है। चूंकि -8.6 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाता है, तो अगर एक शख्स वैसी एनवायरनमेंट में चला जाएगा, तो ऑलरेडी अगर उसको प्री एग्जिस्टिंग कुछ हेल्थ डिजीजेस हैं, तो उनमें कोल्ड इंटॉलरेंस के साथ साथ उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ेंगी। किन कंडीशन में कोल्ड इंटॉलरेंस ज़्यादा होता है? यानी कि कोल्ड इंटॉलरेंस का मतलब है हाइपर सेंसिटिविटी टू कोल्ड, यानी कि इसमें ठंड की वजह से उसमें ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी होना कुछ डिजीजेस की अलामतें हैं। और इनमें उनको प्रिक लग सकते हैं, नमनेस होता है, कहीं एक्सेस शिवरिंग हो जाती है। वो बीमारियां जिनमें कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाती है ऑलरेडी, यानी कि जो एडिक्वेट डाइट ना लेते हों, बैलेंस डाइट ना लेते हों, तो उनमें अदरवाइज एनीमिया यानी कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया या B12 फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी वगैरह, उनसे भी जो एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी सर्दी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थायराइड ग्लैंड की एबनॉर्मलिटी यानी कि हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म से हीट इंटॉलरेंस हो सकती है और हाइपोथायराइडिज्म से कोल्ड इंटॉलरेंस होती है। लीन एंड थिन पीपल जो होंगे, जिनको बॉडी फैट कम होती है, वो ठंड को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो लोग जिनको एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, एडिक्वेट डाइट ना लेते हों। सिमिलरली कुछ मेडिकल डिजीज में बताऊंगा, रेनॉल्ड्स डिजीज है, इस तरीके से पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कुछ होते हैं, उनमें भी कोल्ड इंटॉलरेंस होती है। कोल्ड इंटॉलरेंस अगर एक्सट्रीम डिग्री ऑफ हाई टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा गर्मियां भी होंगी, हॉट समर्स भी होंगे, जिनको कोल्ड इंटॉलरेंस होना है उनको कोल्ड इंटॉलरेंस गर्मियों में भी होगी। बिल्कुल सीजनल कोल्ड की वजह से इन लोगों में जिनको ऑलरेडी कोल्ड इंटॉलरेंस है, उनमें ये डिजीजेस जो हैं एग्जैसरबेट हो जाएंगी, उनकी सिम्टोमेटोलॉजी में एग्जैसरबेशंस होगी। कोल्ड इंड्यूस्ड इंजरीज जो हैं, हाइपोथर्मिया यानी कि बॉडी का टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम चला जाता है, तो पूरी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर ड्रॉप जब हो जाता है, तो उस कंडीशन में शिवरिंग हो जाती है स्टार्ट में, उसके बाद ड्राउजीनेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कंफ्यूजन, कोमा में जा सकता है एक शख्स, हाइपोथर्मिया। सिमिलरली फ्रॉस्ट बाइट, स्किन टिश्यूज को जब फ्रीज अगर हो जाएगा, तो क्या होगा कि कहीं नमनेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, हाथों में, पाँव में ब्लिस्टर्स डेवलप हो जाएंगे, जख्में लग जाएंगी। और जब फ्रॉस्ट बाइट होता है, अगर रीवार्म करते हैं, गर्म करते हैं हीटर के सामने, तो रीवार्मिंग इंजरीज भी हो जाती हैं। ऐसे ही ट्रेंच फुट एक कंडीशन होती है, यानी कि इसको हम इमर्शन फुट भी बोलते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में, माइनस टेम्परेचर पे अगर एक रहेगा तकरीबन 12 घंटे तक, तो उसको ट्रेंच फुट हो सकता है। सिमिलरली चिल ब्लेंस जो हैं, शू जिसको बोला जाता है, सुपरफिशियल इंजरीज होती हैं, और ये ठंड में एग्जैसरबेट होते हैं, रीवार्म वगैरह करने में ठीक हो जाते हैं। इनमें रेड पैचेस या प्लैक्स हो सकते हैं। इनका जो ट्रीटमेंट जो है, वो मैं आपको इनबॉक्स में आपको डिटेल में बता दूंगा, चिल ब्लेंस का मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। तो 1 to 1 में आपको चिल ब्लेंस के बारे में बता भी सकता हूँ कि कौन सी इसमें ट्रीटमेंट देनी होती है। कोल्ड इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया भी एक कंडीशन होती है। मैं एक सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा कि जो जिन लोगों को ऑलरेडी कोल्ड इंटॉलरेंस है, अंडरलाइंग डिजीजेज हैं, उनको बिल्कुल ठंड से बचने की कोशिश करनी चाहिए। आइडियली एक एनवायरनमेंट ऐसा मेंटेन करना चाहिए लिविंग रूम्स का, जहाँ पे 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर होना चाहिए। खासकर सर्दियों में हॉट ड्रिंक्स लेना चाहिए, इनडोर रहना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ मिनिमाइज या रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। अगर एक्सरसाइजेज या वॉक वगैरह करना है तो इनडोर करते रहना चाहिए। और जब भी आप बाहर जब निकलेंगे, आप एयर मफ्स यूज़ करेंगे, आप कैप्स यूज़ करेंगे, मफलर्स यूज़ करेंगे, सॉक्स होने चाहिए, मल्टी लेयर्ड कपड़े होने चाहिए, खासकर वुलन के हों या कॉटन के फैब्रिक्स हों। कश्मीर में तो फेरन जो है एक पॉपुलर ड्रेस है, कांगड़ी यूज़ की जाती है।
एक्सर्शन वगैरह एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजेस या वॉक वगैरह करने की, तो इनको पोस्टपोन करना है, दिन के 12-1-2 बजे के बाद आप करेंगे जब आपका एनवायरनमेंट फिजिबल होगा। क्योंकि हफ्ते में 5/7 डेज आपको वॉक और एक्सरसाइज करनी चाहिए, लगातार नहीं करना, 2 दिन बीच में रेस्ट भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको बर्फ़ पड़ी है तो बर्फ़ उठाने के लिए आपको जब एक्सर्शन करनी पड़ती है, ज़ोर लगाना पड़ता है, अगर आप बेलचे से वहाँ पे उठाते हो बर्फ़, तो बी केयरफुल, ज़्यादा एक्सर्शन से आपके हार्ट पे स्ट्रेन पड़ता है। बिल्कुल जब आप ठंड में चले जाते हैं तो कोल्ड इंड्यूस्ड इंजरीज जो हैं, आपका ब्लड फ्लो जो है फेस में या हेड में, चूंकि ज़्यादा हीट लॉस यहाँ इसी एरिया से होती है, कानों में, हाथों से, तो क्या होता है वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ब्लड फ्लो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में ज़्यादा हो जाता है। तो देखा जाए तो बिल्कुल जब ब्लड फ्लो इंटरनल ऑर्गन में ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर राइज होगा, तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ज़्यादा ब्लड फ्लो किडनीज की तरफ ही जाएगा, और ज़्यादा ब्लड फ्लो जाने के साथ साथ आपको डायलिसिस, बार बार यूरिनेशन भी होगी। एवं ठंड के अगर आपने एक्सपोज किया होता है बॉडी को, तो अपने आप को बचाना है। ठंड की वजह से थोड़ा सा हाइपोक्सिक कंडीशन भी होते हैं। पॉलीसाइथेमिया लाइक पिक्चर्स तकरीबन विंटर्स में ज़्यादा होती है, आपका हीमोग्लोबिन राइज हो सकता है। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, आप विंटर्स में जब ठंड होती है पानी नहीं पीते हैं, तो आपका जो ब्लड की विस्कोसिटी है, यानी हाइपर विस्कोसिटी में चला जाता है, यानी कि शहद जैसा हो जाता है। बेसिकली ब्लड इज थिकर देन वाटर। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है आप पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन से आपका बॉडी में हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम होता है, यानी कि थ्रोम्बोसिस, आपके ब्लड क्लॉट्स, माइक्रो क्लॉट्स बनने के खतरात होते हैं। सो विंटर में हाइड्रेशन, आल्दो विंटर हो या समर हो, हाइड्रेशन जो है एडिक्वेट रखना चाहिए। 1 घंटे में आधा ग्लास या 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। तो सिमिलरली एग्जैक्टली ठंड से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी। आप देखेंगे कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे बिल्कुल हार्ट अटैक्स विंटर्स में ज़्यादा होते हैं। उनमें ये वजूहत जो है, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन, हाइपरकोगुलेबिलिटी जो है, ब्लड क्लॉट्स हो जाना, तो कॉरोनरी आर्टरीज में ब्लॉक आ सकता है, समथिंग ऐसी कंडीशंस हैं। तो आपको हाइड्रेशन का स्टेटस मेंटेन रखना है, आपको वेंचर आउट नहीं करना है जब तक आपका फिजिबल टेम्परेचर बाहर का ना हो। खासकर एल्डरली लोगों को और बच्चों को ये चिल ब्लेन्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, शू वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैं दोबारा बताऊंगा कि ब्लड विस्कोसिटी जो है इसको मेंटेन रखने के लिए आपको हाइड्रेशन एडिक्वेट करना चाहिए, वार्म ड्रिंक्स लेना चाहिए, आप दूध ले सकते हैं, आप चाय कॉफ़ी अगर विंटर्स में अगर आप लेंगे अर्ली मॉर्निंग पे लेंगे वो अच्छा रहेगा। इवनिंग टाइम पे चाय और कॉफ़ी लेने से एल्डरली लोगों को वॉशरूम बार बार जाना पड़ेगा, तो वॉशरूम में स्लिप्स फॉल्स वगैरह हो सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग पे आपको चाय कॉफ़ी ले लेना चाहिए। आल्दो आप वेजिटेबल सूप, मीट सूप ये ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि सूप पीने से आपके ब्लड शुगर्स भी डेराइज नहीं होते हैं। चाय पीने से अगर आपने ज़्यादा शुगर डाल दी या गुड़ डाल दिया तो उसमें साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन वेजिटेबल सूप, मीट सूप वगैरह लेने से आपका डायबिटीज़ भी डेराइज नहीं होगा। चूँकि विंटर्स में इनटेक जो है वो ज़्यादा होता है और एक्टिविटीज़ कम होती है, यानी कि बैलेंस हम ज़्यादा रखते हैं, हमें उसको एग्जॉस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से आपको शुगर वाली चीज़ें जो है विंटर्स में मिनिमाइज करनी चाहिए। मीट, हरीसा, चिकन, एग्स, कांती कबाब वगैरह इतने प्रॉब्लम नहीं करेंगे जितने आपको चावल, रोटियां करेंगी। उनको मिनिमाइज करना है, शुगर्स को मिनिमाइज करना है। तो ये मैं आपको कोल्ड इंटॉलरेंस के बारे में बताते बताते मैंने आपको जनरल कुछ चीज़ें बता दी। होप ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। हैव ए सेफ विंटर अहेड। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।